हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 4 था कि हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। तो अब तक हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कौन कौन से हो चुके हैं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज, इसके अलावा इनकम को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को, यानी कि इस वीडियो का, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आखिरी कंसेप्ट है ना। तो चलो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को पढ़ना शुरू करते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी या फिर ओरिजिन ऑफ द पॉलिसी। पहले हम समझेंगे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज होती क्या है। उम्मीद है एम्प्लॉयमेंट का मतलब सबको पता है ना। हम सब जो है ह्यूमन बीइंग के तौर पे दो तरह के काम करते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जहां से एक पर्सन अपना लिवलीहुड, अपनी अर्निंग या फिर पैसे कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी आती हैं जो हम सिर्फ अपने मजे के लिए करते हैं, है ना, उससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे कि अगर सपोज करो आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी के अंदर किसी की कोई हेल्प कर रहे हो, आप उसके बदले में सैलरी ले रहे हो, तो वो अपने क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं पे अगर आप घर आके रील स्क्रॉल कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, दो ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कितने, जो रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, रोजगार, कि लोग अपनी अर्निंग कहां से जनरेट कर रहे हैं। अब बात क्या आती है कि भैया हम इसके बारे में पॉलिसीज पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे है। तो उन सबका डाटा कैसे आएगा गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है अनएम्प्लॉयमेंट को फिनिश करने के लिए। उसके लिए पहले अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट को पहचानना तो पड़ेगा ना। तो उसी के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक कंट्री के अंदर कितनी वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स में से कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और कितने लोग वेले बैठे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं। तो उन सबका पता कब लगेगा, पॉलिसीज के जरिए डाटा बनाएगी। तो इसलिए ना गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पॉलिसी बना के चलती है। ऐसे पॉलिसी क्या है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अब इसमें से पहली पॉलिसी क्या है, ओरिजिन ऑफ द पॉलिसी। मतलब ओरिजिन क्या है पॉलिसी वो समझते हैं। अ नेशनल जॉब पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो जो नेशनल पॉलिसी है वो बनाई की जाती है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करती है या फिर रिजोल्व करने की कोशिश करती है, किसको, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को। क्योंकि मेनली हर एक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो किसी कंट्री के अंदर, यानी कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनके पास काम करने की प्रॉपर स्किल भी है और उन्हें काम मिल भी रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि फिर तो लोगों के पास सैलरी आएगी, लोगों के पास इनकम आएगी, लोगों की गरीबी दूर होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा। यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम की जड़ जो है ना मेनली क्या होती है, पैसा। और पैसा कैसे आता है, काम के जरिए। और अगर लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो पैसे की तंगी कैसे दूर होगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना कोई ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पॉलिसी बनाती है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। When United Progressive Alliance took power in 2008, तो जब 2008 में सारी पावर मिली थी एक प्रोग्रेसिव अलायंस को, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वाज बोर्न। तब वहां पे पहली बार नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चलाई गई थी। द एनडीए गवर्नमेंट बिगन वर्किंग ऑन इट। जो एनडीए गवर्नमेंट है वो उस टाइम पे काम करने लगी थी उसके ऊपर इन 2016 में उसके ऊपर काम चालू कर दिया। देखो पॉलिसी कब बन रही है, 2008 में। काम कब चालू हुआ है, पूरे 8 साल बाद 2016 में। बट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, लेकिन फिर भी किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं हुआ। मेड अंटिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स, जब तक पहली मीटिंग नहीं होगी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑन इनिशिएटेड टू फॉर्म अ कमेटी। फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाने की बात करी एज पार्ट ऑफ नेशनल लेबर पॉलिसी इन 2021 में एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल लेबर पॉलिसी। यानी कि आप एक चीज देख लो, अब तक डाटा में क्या हुआ है, पॉलिसीज बन रही है, इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम आज भी इंडिया जैसी इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ही है अनएम्प्लॉयमेंट।
यानी कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक फैमिली में खाने वाले 5 लोग, कमाने वाला सिर्फ 1 पर्सन, ठीक है। वो पर्सन कैसे उस फैमिली में पैसा बचा भी लेगा, उसे इन्वेस्ट भी कर लेगा, ग्रो भी कर लेगा और लग्जरी लाइफ देने की कोशिश करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक एक फैमिली में अर्निंग के सोर्सेज नहीं बढ़ते तब तक बहुत मुश्किल होता है। तो उस एक पर्सन के पास ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो कि उसने बिल्ड कर रखा है कि भाई पैसा यहाँ से भी आ रहा है, पैसा यहाँ से भी आ रहा है, पैसा वहाँ से भी आ रहा है, उसने मेहनत कर रखी है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ किसी एक इनकम के सोर्स पे डिपेंडेंट है तो फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। यानी कि वो फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रही होगी। वही सेम चीज़, क्योंकि शहरों में तो पैसा बचाना और मुश्किल होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे फालतू खर्चे होते हैं, रेंट का खर्चा, बिल्स का खर्चा, ठीक है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, वो हम बात करेंगे भी आगे। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ तक हमने क्या देखा कि पॉलिसीज बन तो नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्या है? जीरो। आज भी देखो आप, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च तो कर देती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कितने लेवल पर है? किसी भी लेवल पर नहीं। आज भी इंप्लॉयमेंट का लेवल या तो वही है या बढ़ चुका है और ज़्यादा। अब तो पढ़े लिखे भी बेरोजगार रह रहे हैं, पढ़े लिखों को भी नौकरी नहीं मिल रही है ना, पढ़े लिखे भी जॉब नहीं कर पा रहे, या फिर मिल भी रही है तो वैसे मिल रही है जो वो करना पसंद नहीं करेंगे। उसका एक मेन रीजन ये कि किताबी ज्ञान का तो रियल लाइफ में यूज ही नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी के पास है नहीं जो एक प्राइवेट सेक्टर को चाहिए। बात रह गई गवर्नमेंट सेक्टर की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो होती है किस लेवल पे हम सबको पता है, और उसमें भी करप्शन इतना फालतू है कि पता लगता है कि 90% सीटें, 80% सीटें, 70% सीटें तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, करप्शन की वजह से ही बिक गई, है ना। तो वो सब प्रॉब्लम आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, खासकर हमारी कंट्री के अंदर, और वो सब रिजोल्व कर सकती है गवर्नमेंट अगर वो इफेक्टिव तरीके से काम करे तो, सिर्फ वादे ना करे, उन्हें निभाए भी तो, है ना। चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अबाउट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अब समझते हैं कुछ चीज़ें नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हैज़ डुअल गोल्स। इनके 2 गोल्स थे, ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट विल इनकरेज द क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस। मतलब पहला तो ये कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके लिए जिसमें कहीं ना कहीं नए बिजनेस जो है ना क्रिएट हो, यानी कहीं ना कहीं नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इजी हो जाए लोगों के लिए, ठीक है। तो वो काम था विच विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जब नए बिजनेस हमारी कंट्री के अंदर लॉन्च होंगे, नए स्टार्टअप्स लॉन्च होंगे, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इसलिए मेन फोकस किस पर रहता है गवर्नमेंट का कि बिजनेस को इंक्रीज किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टिंग हमारी कंट्री के अंदर आए, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आप आज भी देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए बिजनेस करना आज के टाइम पे भी। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर हम किसी बिजनेस को या तो जीएसटी वगैरह बनवाते हैं या फिर कुछ भी लॉन्च करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर, तो कई बार तो हमें उस कामों के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों का स्टूडेंट रह कह चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना या फिर कोई भी काम करवाना, चाहे इनकम टैक्स से कोई काम करवाना हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा पैसा खिलाना पड़ता है। और लोग ये बोलते हैं अगर आप पैसा नहीं खिलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उन सारे कामों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। इनकी सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करना इतना ईजी नहीं होता। आपको मैं इसका एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस बात का, ये एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही, एक और एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ का। अगर आप कभी वहाँ पे कोई ना रजिस्ट्रार ऑफिस कभी भी रजिस्ट्री करवाने किसी भी प्रॉपर्टी का, उसके लिए भी जाना, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफिस में बाहर से रिश्वत जाती है प्रॉपर तरीके से, ताकि काम जो है वो बिना डिले के, बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट हो जाए। वरना अगर आप बिना रिश्वत के डायरेक्टली वो काम करवाने जाओगे तो हो सकता है आपको वो काम करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में भी ये चीज़ चल रही है कि जिनको पैसा मिल रहा है, जिनका पैसा पहुंच गया फाइल्स के अंदर, वो काम तुरंत हो जाता है, जिनका पैसा नहीं पहुंचा वो काम अटका रह जाता है ना। ये सब कहीं ना कहीं हम सब लोग अपनी रियल लाइफ में फेस करते हैं जब हम अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं। तो वही चीज़ है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए गवर्नमेंट सोचती है कि नए बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स। और यही नहीं, जो वर्कफोर्स की स्किल है वो भी इम्प्रूव करेंगे, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। The informal unorganized sector employs a sizable portion of the country's workforce. द इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हमारा इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करता है एक साइजेबल पोर्शन ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। मतलब आज में अगर देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने लोग काम नहीं करे ना, उससे फालतू इंडिया में लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। यानी कोई वेंडर की तरह काम कर रहा है, कोई गिग वर्कर है, कोई लेबर है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ना ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप अपने आसपास देख लो कितने से लोग हैं जो टाटा की कंपनी में
काम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो विप्रो में काम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। मेनली सबसे ज़्यादा लोग किस में इन्वॉल्व हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई सेलर है किसी से, कोई दुकान चलाता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है ना कहाँ पे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं इस टाइम पीरियड पे भी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा है हमारी कंट्री का जिन्होंने अभी भी मेजर सारा वर्कफोर्स संभाल रखा है। द स्ट्रेटजी will take this sector into account as well as giving workers job security। यही नहीं, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या बनती है कि एक तो ये सेक्टर लगातार चलता रहे क्योंकि इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट इस पर टिकी हुई है। दूसरी बात ये कि इन लोगों को भी जॉब सिक्योरिटी कहा कि इन्हें भी जॉब सिक्योरिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक लॉजिक वाली बात ये बताना कि अगर एक दुकानदार कोई दुकान चला रहा है, अगर वो कभी बीमार पड़ गया, कभी कोई दिक्कत आ गई, तो क्या वो फिर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो काम कर रहा है उससे पैसा मिलेगा, जैसे ही काम करना बंद पैसा मिलना बंद, तो वही सेम चीज़ है। तो इनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, अब जो हम बात करते हैं ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस की, वो भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, इनकी वर्किंग कंडीशन भी कई बार बहुत घटिया होती है। वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती, लोअर वेजेस रहते हैं, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम। और अगर वर्किंग आवर्स है भी सही मायने में सही भी है, तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, लोगों को ऐसी ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता है जैसे जिसमें हम सोच भी नहीं पाएंगे, शायद हम कभी भी ऐसी कंडीशन में काम ना करें। आप ऐसे कभी भी देख लेना, कभी YouTube चला लेना, कभी गूगल कर लेना, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, बिल्कुल मर मर के काम करते हैं। यानी कि आप ऐसी जगह पे जाकर बिल्कुल भी रहना ही पसंद ना करो, काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो वही चीज़ है, लेकिन मजबूरी जो है ना वो लोगों से बहुत कुछ करवाती है, क्योंकि कभी भी ऐसे काम इंटरेस्ट में तो नहीं किए जा सकते, है ना। तो ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड अदर एसेंशियल अनलाइक द पास्ट। और जब हम बात करते हैं अदर एसेंशियल की, और एसेंशियल चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही लाइक इन द पास्ट। एडिशनली इट वांट्स टू अबाउट द प्रोपोजिशन ऑफ वुमेन। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो वुमेन है वो कितनी है एक वर्कफोर्स के अंदर, यानी कि कितनी वुमेन जो है वो अब काम करने लग गई है, कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो अब आगे बढ़ के अपनी फैमिली को चलाने में हेल्प करने लग गई है, मेंस की, हाँ ठीक है, मैन की सॉरी, है ना। एंड अलाइन द स्किल सेट ऑफ द लेबर फोर्स विद इन ग्लोबल नॉर्म्स। एक ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से कितने लोग जो है कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुके हैं एक वर्कफोर्स का, कितनी फीमेल्स हिस्सा बन चुकी हैं वर्कफोर्स का। तो ये तो हो गई दो चीज़ों के ऊपर बात। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होती क्या है, उसका हमने ओरिजिन समझ लिया और उसके बारे में कुछ और चीज़ें देख ली। अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, वो क्या, एक तो ई श्रम पोर्टल क्या होता है। अब ई श्रम पोर्टल क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ई श्रम पोर्टल देखते हैं। तो नेशनल डाटाबेस, ये एक तरह से ये मान लो डिजिटल एक तरह से वो बनाया गया था प्लेटफॉर्म, तो वो क्योंकि नाम भी है ई श्रम पोर्टल, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये एक नेशनल डाटाबेस है जहाँ पे कौन लोग रजिस्टर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड है। NDUW वाज क्रिएटेड यूजिंग द पोर्टल ऑफ ई श्रम, इसको ई श्रम बोलते हैं, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसे किसने एस्टैब्लिश किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, इन मंथ ऑफ अगस्त। इट सिंप्लीफाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स, ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करता है कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन एक वर्कर जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज स्ट्रीट सेलर। मान लो कोई काम कर रहा है एज अ स्ट्रीट सेलर, यानी गलियों में घूम घूम के कुछ चीजें सेल करता है, वो हो गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो लेबर की तरह काम करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इसे हम बात नहीं कहते कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो कहीं ना कहीं ठेकेदार हैं, जो कहीं ना कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बाद में लेबर को लाके उस काम को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं जो घरेलू काम में हेल्प करते हैं। माइग्रेंट वर्कर यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बार बार काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू सीजन या फिर डेमोग्राफिक सिचुएशंस या फिर रीजन्स। एग्रीकल्चर लेबर्स की बात भी करेंगे, ऐसे लेबर्स जो या तो खुद की जमीन पे काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं दूसरों की जमीनों पे काम कर रहे हैं एज अ लेबर, उनकी बात भी करेंगे। वो सब जो है कहीं ना कहीं कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होने चाहिए। सो फोर्थ हु आर बिटवीन द एज ऑफ 16 to 59, वो लोग जो कहीं ना कहीं किस एज के बीच मानते हैं, 16 से लेकर 59 तक, क्योंकि हमारे इंडिया में मानते हैं कि 16 से कम तक बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ले सकते हैं। एजुकेशन जो है ना वो फंडामेंटल राइट में दिया गया है अब, और 59 इसलिए क्योंकि इसके बाद लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं जनरली इंडिया के अंदर। तो बस ये एज के लोग जो है ना वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं जो लोग कामों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक बहुत बुरी कंडीशन बताऊँ दोनों ही, कि हमारे देश की इतनी बुरी हालत है, हम लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट एजुकेशन, आप लोग देख रहे हैं अपने आसपास बहुत सी जगह आपको ऐसी मिलेंगी कि जहाँ पे 16 साल से नीचे के बच्चे भी क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं।
या तो उनके फैमिली वाले इतने कैपेबल नहीं होते कि उन्हें पढ़ा पाएं, अगर कैपेबल होते भी हैं तो पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जाओ भाई तुम लोग अभी से इनकम जनरेट करो, यानी कि लोअर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कुछ फ़ायदा नहीं है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है। जो कि मेरा मानना है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती है। हम लोग जो बात बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जो भी नहीं मिलती, भाई पढ़े लिखे का मतलब ये है कि आपका जिन लोगों का माइंड ओपन है, वो जिन लोगों का माइंड क्रिएटिव, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें कुछ ना कुछ करना है ना वो कर रहे हैं, ठीक है। और हालात ऐसे भी हैं जहाँ पे आप 59 से प्लस लोगों को भी ऐसे काम करते हुए देखोगे जो शायद एक जवान, चाहे मैं जिस उम्र में हूँ ना, शायद मैं भी ना करूँ उन चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिक्शे चलाना, रिक्शे पे सामान वगैरह ढोना, ऐसे काम जो लोग कितने एज में करते हैं, 65 70 में, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें समझ नहीं आती, या तो उनके बच्चे बेकार हैं, या उनके बच्चे क्या कर रहे हैं जो इस उम्र में भी उनके माँ बाप को काम करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। दो ही रीज़न मैं मानता हूँ यहाँ पे इन चीज़ों में, ठीक है। या फिर हमारी गवर्नमेंट तो उसको तो कह ही नहीं सकते, हमारी गवर्नमेंट तो है ही, उनकी तो पता नहीं क्या, वही बात है ना, कोई इस एज में प्रधानमंत्री बना हुआ है तो विदेशों में घूम के मजे काट रहा है सिर्फ देश के पैसों पे, ठीक है। और कोई इस एज में, इससे ज़्यादा एज में मजदूरी कर रहा है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। ऐसे देश के हालात हैं हमारे देश के, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारा देश जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैं इन चीज़ों पर बोलता नहीं, बट जब आता है ना कि जब मैं देखता हूँ अपने आसपास ऐसे इन्वायरमेंट में लोगों को, तो काफ़ी दुख होता है, काफ़ी बुरा लगता है मुझे चीज़ें देख के कि जिनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं पढ़ने वगैरह की, और जिनको टाइम पे रिटायरमेंट मिल जाना चाहिए या फिर उन्हें गवर्नमेंट को टाइम टाइम पेंशन देनी चाहिए कि वो घर बैठे अपना जो है खर्चा चला पाएँ, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं। क्यों भाई, आप लॉस क्यों नहीं बनाते, और लॉस बनाते हो तो उन्हें अप्लाई क्यों नहीं करते? ऐसे लॉस बनाओ कि भाई इतने लोग जो हैं इस एज से फालतू के लोग काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिनमें उनकी हेल्थ खराब होती हो या फिर कहीं ना कहीं उनकी सेहत को डैमेज पहुंचता हो, ठीक है। ऐसे काम किसी यंग पर्सन से करवाए जाए हमेशा, ठीक है, जो भाई टाइम पे नहीं पढ़ लिख पाते, जो अनपढ़ रह जाते हैं, ठीक है, जिन्हें पढ़ने लिखने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनसे करवाओ ना मजदूरी, वो घर बैठे क्या कर रहे हैं, उनसे करवाओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत रखती है अपनी कंट्री के अंदर, कि ये सब चीज़ें है ना वो सिर्फ फाइल वगैरह में दब के रह जाती हैं, रियलिटी तो कुछ हो रही है हमारे कंट्री की, ठीक है, और वो हम सब लोगों को पता है। बस दिक्कत है कि ना तो हम सब लोग सोल्व करने की कोशिश करते, और हमारी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है ही नहीं, ठीक है। आगे जाके शायद कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, हो सकता है इनसे ऊपर काम करे, इफेक्टिव तरीके से काम करे, तो वो तो आने वाले टाइम की बात है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता मुझे दिख नहीं रहा। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाई इज नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नेसेसरी? अब ये भी समझ लेते हैं कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इतनी जरूरी क्यों है, ठीक है। और हाँ, इन चीज़ों में एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि जो लोग कहीं बोलते हो ना, कई लोग ऐसा भी होता है कि कई लोगों को हैबिट होती है ऐसा काम करने की, वो हैबिचुअल होते हैं जिनसे खाली नहीं बैठ सकता, मैं उन लोगों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसे की इस उम्र में इतनी भूख होती है कि वो इस एज से ऊपर क्योंकि उन्हें फिर भी गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, पेंशन प्रोवाइड कर रही है, या फिर फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उन्हें फिर भी काम करना पड़ता है। तो वो भाई, उस पर्सन ने शायद ऐसा सोच रखा है कि भाई मैं इस उम्र में भी पूरी ज़िंदगी काम करते करते ही जाऊंगा। चलो काम करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ काम करने को लेके। मैं खुद दिन के कम से कम 13-14 घंटे एवरेजली काम करता हूँ दिन के, हर एक फील्ड को मिला के, यूट्यूब हो गया, ऑफलाइन टीचिंग हो गया, या फिर खुद पढ़ना हो गया, उन सब चीज़ों को मिला के, ठीक है। तो काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि इस स्टेज के बाद तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में वैल्यू इंक्लूड करे। वैसे तो मैं अभी भी वही काम कर रहा हूँ, बट फिर भी, ठीक है, इस उम्र में कोई भी, अब वो जो मैं जो ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे तो काफ़ी बुरा लगता है, बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं है इतना, ठीक है। तो ये होगा मेरा ये वाला पॉइंट। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, वाइज नेशनल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी इतनी जरूरी है क्यों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंज। कि स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो एम्प्लॉयमेंट का पता तो होना चाहिए ना कि बढ़ रही है घट रही है। अब बात है कि ये नहीं पता होगा भैया स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है। देखो स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम सब देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ, तो वहाँ पे या फिर पुराने जमाने के सबसे ज्यादा लोग किस में इन्वॉल्व थे, कौन सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सर्विस सेक्टर सब बाद में आई है, ये सब हाल ही में आए हैं, ठीक है। तो जब लोगों को लगा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में उस लेवल का बेनिफिट नहीं है, लोग एम्प्लॉयड तो हैं पर उस लेवल की ना तो वेजेस मिल रही, ना सैलरी मिल रही, ना आउटपुट बढ़ रहा, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम को शिफ्ट करने की कोशिश की, शिफ्ट होना शुरू हो गए किसकी तरफ, या तो सर्विस सेक्टर की तरफ, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, या फिर इंडस्ट्रीज की तरफ। इसी को मैं क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज।
दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, यही फिक्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से नई लोगों को जॉब मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन कई बार उसी सेम टेक्नोलॉजी की वजह से ले ऑफ भी होते हैं बहुत सारे। आज आप देखो ना, इंजीनियर्स ने क्या बनाया, एआई, कि भाई हम एआई एक बढ़िया रिवॉल्यूशन लेके आएंगे इस दुनिया के लिए, और सबसे ज्यादा ले ऑफ पता है किसी इंडस्ट्री में हो रहे हैं इस टाइम पे, एआई की फील्ड में हो रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, मतलब जो इंजीनियर्स ने एआई बनाया था सबसे फालतू ले ऑफ भी वहीं पे हो रहे हैं। तो वही चीज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। तीसरा, रिजिड डेफिनेशन ऑफ द टर्म एम्प्लॉय। एक रिजिड डेफिनेशन है टर्म एम्प्लॉय। जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं ना, हमारे सेंस में आता है नौकरी या फिर नौकर, है ना। वो लोग जो या तो लेबर का काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो। इसके अलावा हम बात करते हैं गिग वर्कर्स की, वेंडर्स की, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, एम्प्लॉय ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं रिच डेफिनेशन है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का मतलब साफ है, जो पर्सन या तो किसी लो लेवल का काम कर रहा है, ठीक है, या फिर उसकी सैलरी कम है, या फिर वो नौकर टाइप है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोल के चलते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आजकल जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो भी अपने आपको एम्प्लॉय ही बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, वेज इनइक्वालिटी। वेज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। वेज इनइक्वालिटी यानी कि एक तो जेंडर्स के बीच में वेज इनइक्वालिटी मिलती है कि फीमेल्स एज कंपेयर टू मेन एंड वुमेन, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो सेम काम के लिए वुमेन को कम सैलरी मिलती है, मैन को ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसको हम कहीं ना कहीं वेज इनइक्वालिटी का पार्ट मान सकते हैं। या फिर कई बार ये भी होता है कि लोगों के काम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अब वो तो होने भी चाहिए, क्योंकि एक पर्सन जिसने स्किल गेन करी है, ठीक है, उसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है। जिस पर्सन ने प्रॉपर स्किल गेन नहीं कर रखी होती, प्रॉपर स्किल नहीं है उसके पास, तो उसकी सैलरी कम होती है। अगला पॉइंट क्या आता है, वर्किंग पॉवर्टी। वर्किंग पॉवर्टी क्या मतलब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्किंग है बट फिर भी उन्हें गरीबी में रहना पड़ रहा है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ें आ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुके हैं, उसके कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रही है, वो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो लोग अपनी जॉब के अंदर भी अपनी गरीबी को खत्म नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 30-40,000 तो मिनिमम खर्चा होगा। रेंट वेंट, जो कि मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, बहुत कम है ये, क्योंकि रेंट वेंट, स्कूल की फीस, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में इस सैलरी में तो काम बिल्कुल चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो वर्किंग पॉवर्टी बोलते हैं हम इसे। 6 क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, वर्किंग डेज। वर्किंग डेज यानी कितना काम करना पड़ रहा है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग आवर कैसे हैं, है ना। तो वर्किंग डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं जिनमें एक फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, फिर फिजिकल बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसे कामों में अगर कोई पर्सन 12-12, 14 घंटे काम करे तो बहुत मुश्किल मानता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप एक एसी में कंप्यूटर आगे बैठे हो तो मैं काम करना फिर भी थोड़ा सा कम फ्रस्ट्रेटेड मानूंगा। ठीक है, कि भाई हम लोग जो है एक प्रिविलेज मानते हैं खुद को, कि हम लोग एक आराम से कमरे में बैठे हैं, वहाँ बैठ कर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं, जिनमें इंटरेस्ट भी ना आए शायद बहुत से लोगों का, ठीक है, सैलरी ही बहुत कम है, कि चलो बंदा सैलरी को देख के मोटिवेट हो सकता है, सैलरी भी इतनी नहीं है, और वर्किंग डेज ही हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये हो गई क्यों नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस लेवल पे इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए या फिर टैकल करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लेके बैठे हैं वो देख लेते हैं फटाफट। जिससे आपको नाम पता होने चाहिए, बाकी मैंने इनको नोट्स में डिफाइन भी कर दिया थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आप लोग समझ जाओ कि हर एक योजना में या फिर हर एक स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है। अलग अलग स्कीम्स हैं। पहला क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, PMRPY। दूसरा है अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना, है ना, अब नाम से लगा होगा अटल ये सब में से अटल बिहारी वाजपेयी जो काफ़ी अच्छे मिनिस्टर थे, उनके नाम पे है ये बीमा व्यक्ति कल्याण योजना, कि भाई हर एक व्यक्ति कल्याण होने चाहिए इस तरीके से। तीसरा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, यानी कि जहाँ पे श्रमिकों के कल्याण की बात होगी, यानी कि वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। फोर्थ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, इसके बारे में सबको पता ही है, तो बहुत फेमस क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी थी 2005 की, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था गवर्नमेंट के जरिए कि जो लोग काम करना चाहते हैं और उनके पास स्किल है काम करने की, या तो हम उन्हें 100 दिन काम प्रोवाइड करेंगे अगर वो अनएम्प्लॉयड है, तो अगर हम काम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो हम आपको क्या देंगे, बदले में वेजेस देंगे उन 100 दिनों का।
इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना की हर एक आदमी की कैसे बीमा, यानी कि इंश्योरेंस, बीमा का होता है इंश्योरेंस कैसे करवाया जा सकता है। नेशनल करियर सर्विस, यानी कि अब ये इंग्लिश में ना नेशनल करियर सर्विस, कि भाई करियर किस तरीके से लोगों का बेटर किया जाए, ठीक है। 7th संपूर्ण रोजगार योजना, कि भाई लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, उसके ऊपर योजना। आजीविका क्या होता है, लिवलीहुड, कि हम पैसा कहाँ से कमा रहे हैं अपने डेली के खर्चे के लिए, तो आजीविका। नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम, तो आगे आजीविका लिवलीहुड प्रोग्राम। 9th प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन सा प्रोग्राम चलाए। तो इतने सारे प्रोग्राम हैं और उन प्रोग्राम का असर आप लोगों को दिख ही रहा है किस लेवल पर हमारे देश में बेरोजगारी है ना, वो बिल्कुल खत्म होकर राजी नहीं है ना। तो वो सब इन्हीं सारी स्कीम्स के जरिए है ना। गवर्नमेंट ये स्कीम्स बढ़ावा देती है, बट ये बस कॉपी किताबों में पड़े रह जाते हैं, और रियल लाइफ में एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या होता है इन सबका, जीरो, है ना। उन सबका बेनिफिट आपको लोग दिख ही रहा है। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसी चैप्टर किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करी इंप्लॉयमेंट पॉलिसीज को पूरे तरीके से। अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं चैप्टर के, वो हम डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना है उतार सकता है। मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं।